कहानी की शुरुआत होती है बैटलफील्ड पर, जहाँ पर खड़ा होता है अपना मेन कैरेक्टर और उसके सामने होता है हीरो। एक मिनट, हीरो तो अपना मेन कैरेक्टर है। अरे वो वाले हीरो नहीं, वो जो बाकी के मानवाज में होते नहीं क्या, हीरो और डीमन लॉर्ड। तो अपना मेन कैरेक्टर डीमन लॉर्ड है और ये हीरो है। और हीरो के साथ होते हैं मेज और आर्चर, जो कि करते हैं अपने मेन कैरेक्टर को टॉर्चर। आई मीन कि वो सब मिलके अपने मेन कैरेक्टर पर एक अटैक कर देते हैं। मगर अपना मेन कैरेक्टर कम थोड़ी ना है यार, वो अपने एक ही शॉट स्लैश से उन तीनों के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो भी काफी कूल अंदाज में। और हीरो के साथ होती है एक स्ट्रेंथ, तो वो उसे बफ दे देती है। और हीरो अपने मेन कैरेक्टर पे करता है एक शॉट स्लैश शूट, तो उसे देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है तेरी माँ की और वो अटैक सीधा जाके अपने मेन कैरेक्टर पे पड़ता है, और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर हो जाता है धराशायी। मगर वो अभी तक मरा नहीं है यार, मगर इसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होता है। और जब उसकी आंख बंद होती है तो जो हीरो और उसके साथी वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डीमन किंग उठे, इससे पहले उन्हें डीमन किंग को मार देना चाहिए। अगर डीमन लॉर्ड की पावर वो रिटर्न आ जाती है तो सबकी लंका एक साथ लगना तय है। मगर तभी अपना डीमन लॉर्ड उन सभी से कहता है कि वो अभी तक मरा नहीं है, और उसके सामने खड़ा होता है हीरो, जिसके पास है काफी औसम चार्म। और ये तो अपना डीमन लॉर्ड भी मानता है और उसे 2-4 गालियां भी देता है। मगर जो हीरो है काफी गुस्से में अपने डीमन लॉर्ड से कहता है कि आज वो उसे अपने कर्मों की सजा दे के रहेगा, और जो उसके पाप है उनको धुलवाएगा, और काफी सारी बातें। और इस लेक्चर को सुन के अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पक जाता है और उसे काफी ज्यादा अनोइंग कहता है, ऑफ कोर्स यार अपने मन में, क्योंकि उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं है। मगर अपने मेन कैरेक्टर को इस तरह मरना नहीं है। मगर उसके उंगली में है एक की, जिसे कहते हैं फेथ ट्विस्टिंग की। अब ये उंगली वो उसके कहाँ पे डालने वाला, आई हैव नो आइडिया। और इस की स्पेशलिटी ये है कि ये अपने टारगेट की फेथ को चेंज कर सकता है ताकि वो फ्यूचर को चेंज कर सके। मगर अपने मेन कैरेक्टर को पता नहीं है कि आखिर में फ्यूचर कैसे चेंज होगा। मगर तभी हीरो अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। मगर वो अटैक अपने मेन कैरेक्टर को लगता उससे पहले वो अपने हाथों से उसे रोक देता है। अपना मेन कैरेक्टर ऐसा वैसा थोड़ी ना है, और वो अपनी उंगली सीधा डालता है उसकी आई मीन करता है उसके फ्लिक, और वो हीरो के काफी ज्यादा लग चुकी होती है। इसके कारण उसका ब्लड भी बाहर निकलने लगता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मगर अपना हीरो यानी कि मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो चुका है ना यार। मगर तभी हीरो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और अपने मेन कैरेक्टर का शरीर धड़ से अलग कर देता है। पर डीमन लॉर्ड को ये ऐसी मौत मंजूर नहीं थी, मगर हाँ करते वक्त भी उसके पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। और अगले सीन में अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शॉक पे खड़ा होता है और वहाँ पे बैठी चिड़िया को कहता है तेरे माँ का आई मीन छोड़ो यार। जब वो अपने हाथों को, अपने गर्दन को और अपने पैरों को और अपने कुछ नहीं चेक करके देखता है तो वो यंग हो चुका है यार। मगर कैसे, वो तो उस हीरो के हाथों ही मर गया था। यानी कि उस की ने अपना काम कर दिया है। मगर वो की अपने मेन कैरेक्टर को कहाँ पे मिली थी यही उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसकी यादें वो अभी के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ब्लर है और उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो अगर वो इस टाइम पे अपने रूम में यानी कि वो अभी के टाइम पे अपने फैमिली के साथ रहता है, मगर उसे अभी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में उसे क्या करना चाहिए। तो क्या उसे उस की को ढूंढना चाहिए, और उसे ये भी पता नहीं होता है यार कि आखिर में उसने अपने पास्ट लाइफ में उसकी फैमिली को क्यों छोड़ा था, क्योंकि उसकी मेमोरीज काफी ज्यादा ब्लर हो चुकी है यार। मगर तभी उसका डोर यानी कि उसके रूम का डोर थोड़ा सा ओपन हो जाता है और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि नोबेल फैमिली के अंदर कोई भी ऐसे ही रूम में नहीं आ सकता है। मगर तभी उसे याद आता है कि अभी के टाइम पे कोई भी उसे नोबेल की तरह ट्रीट नहीं करता है, यहाँ तक कि उसके सर्वेंट्स भी नहीं। मगर तभी उसका एक सर्वेंट वहाँ पे आ जाता है और काफी ज्यादा रूड अंदाज में उससे कहता है ए यंग मास्टर, क्या तुम अभी तक यहीं पे हो? मगर अपने मेन कैरेक्टर को इस सर्वेंट के बारे में भी कुछ भी याद नहीं होता है, मगर एटलीस्ट वो उसे यंग मास्टर कह के तो पुकार रहा है। और वो सर्वेंट उससे काफी रूड अंदाज में कहता है कि तुम लेजी होना अफोर्ड नहीं कर सकते, जल्दी से उठ जाओ। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे अपनी ओर आने का इशारा कर देता है और उसके सामने आ भी जाता है। मगर उस सर्वेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है। मगर वो कुछ और समझ पाता इससे पहले अपना मेन कैरेक्टर खींच के उसके गाल पे रख देता है, और ये झापड़ उस सर्वेंट के काफी ज्यादा ही ऑसम लगा होता है यार। मगर जब वो अपने सामने यंग मास्टर को देखता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है यार, और वो पीछे जाके गिर जाता है। मगर अपना डीमन लॉर्ड यहीं पे नहीं रुकता है, वो उस पे लातों घुसों की बारिश कर देता है और उसे काफी ज्यादा ही मारता है। और सर्वेंट उसे रोते हुए काफी ज्यादा ही माफी मांग रहा था। मगर तभी एक नाइट वहाँ पे आ जाता है और क्या हो रहा है ये उनसे पूछता है, और इस नाइट का नाम मिस्टर बाइनोर है। और वो सर्वेंट उसे मिस्टर बाइनोर करके मिस्टर बाइनोर के पीछे जाके छुप जाता है और अपने मेन कैरेक्टर को हंसते हुए बीच वाली उंगली दिखाता है।
और मिस्टर बाइनर फिर से उससे पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मगर उसे देख के अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि ये भी उसकी तरह ही रूड बातें कर रहा होता है। और मिस्टर बाइनर फिर से उससे पूछता है कि वो उसे आंसर क्यों नहीं दे रहा है। इसके जवाब में डीमन लॉर्ड उससे कहता है क्या तुम लोगों को तमीज भी नहीं है बात करने के लिए, या फिर मुझे सिखाना पड़ेगा। और मिस्टर बाइनर हंसते उससे कहता है क्या वो भी उसे उस सरोन की तरफ मारने के चाहता है। पर अपना मेन कैरेक्टर ऐसा वैसा थोड़ी ना है, वो एक स्माइल देता है और कहता है कि जरूर, और उसके कंधों पे हाथ रख देता है। कहता है बड़ी बैडेस वे में, अगर एक कुत्ता अपने मालिक के ऊपर भौंकता है और उसके कान के पास में जाके कहता है तो मालिक को कुत्ते की पूंछ सीधी करनी आनी चाहिए। अपनी कहानी की शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ पर अपने जेक ने यानी कि मेन कैरेक्टर ने उस बिरॉन की गेम बजाई थी, यानी कि कह के ले ली थी। तो अब देने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो भी उसे काफी ज्यादा गालियां देता है। तो अपना जेक उससे कहता है अगर एक मालिक अपने कुत्ते को कुत्ता नहीं बनाएगा यानी कि सही रास्ते पे नहीं लाएगा तो मालिक का नाम का तो इंसल्ट होएगा, तो अब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड ऐसा कहते कहते वो टेबल पे पड़ा हुआ कंबल उठा के उसके सिर में डाल देता है। एंड इसी का एडवांटेज उठाते हुए वहीं पे अपने बियॉन का गेम बजा देता है। अब अपना बेचारा बेरॉन तो ढेर हो गया है, तो अब बारी है तो उसी की जिसने ये सब माजरा शुरू किया, यानी कि सर्वेंट हांस की। और उसकी भी चीखें निकल जाती है, अरे पगलो मारने की वजह से यार, आई मीन पीटने की वजह से। तो अब इतना सारा माजरा क्रिएट हो ही गया, तो अब होना क्या है, तो उसे बुलाया जाता है पेट्रियार्च के सामने। मगर ये क्या, बिरॉन के अंदर तो काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है, तो अब ये हिम्मत उसके पास कहाँ से आई। तो ये सब हुआ जेक के हाफ ब्रदर की वजह से। तो बिरॉन से कहता है बिरॉन मैं तुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि तू जेक के हाथों से मार खा के आया, तो अब तू चाहता है कि मैं तुझसे नाराज ना हूँ, तो तुझे जेक को फंसाना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद बिरॉन कहाँ पीछे रहने वाला था भाई। मगर इससे पहले ही यहाँ पर पेट्रियार्च की आवाज आती है। तो पेट्रियार्च कहते हैं जेक तू यहाँ पे आया, तूने किया भी नहीं मेरे को ग्रिट, अब तू होएगा मेरे हाथों से हिट। हाँ जानता हूँ काफी बुरा राइम किया है। क्या तुम्हारे पास मैनर्स भी नहीं है? हाय, अगर मैं आपको ग्रिट करता फिर भी आप इसे एक्सेप्ट करते? हाय जेक मेरी कॉपी करना बंद कर, नहीं तो यहीं पे काट दूंगा, गाड़ दूंगा। हाय काट दूंगा, गाड़ दूंगा, मगर कैसे? इसका जवाब है आपके पास? हाय। तो यहाँ पे बाप बेटे की कन्वर्सेशन में नाक घुसाती है उसकी स्टेप मदर प्लोरेली स्टिलविल। और जैसे साउथ की फिल्म में ग्रेविटी मूवी को सपोर्ट नहीं करती, और वैसे ही यहाँ पे जेक की स्टेप मदर उसे सपोर्ट नहीं करती। एंड सेम इसके बेटे के साथ भी है। तो अब जेक को इनके अकड़ ठिकाने को लानी तो पड़ेगी। तो अब वो उन सभी के सामने ग्रीट करता है। तो अब वो ग्रीट करते टाइम इशारों में अपने मदर को कहता है तो अब मैंने ग्रीट कर लिया है तो आपकी शामत आएगी। और ये देखने के बाद तो उसकी मदर तो किलस जाती है। तो अब जेक उन सभी का शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उसे अच्छे काम करने के लिए बुलाया। अच्छा काम? कौन सा अच्छा काम? रुको जरा सब्र करो। तो अपना जेक जाके सॉर्ड को उठाता है और ये देख के तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो अपना जेक किसी से कम है कि वो सॉर्ड सीधा हांस के सर में पॉइंट करता है और वो सभी से कहता है कि अब इनको मारने का शुभ काम मैं ही करूंगा। हाय। और यहाँ पे हांस की तो रूह तक कांप जाती है। तब वो मिस फ्लोरेली को आवाज देता है कि यार आओ यार बचाओ मुझे, नहीं तो पागल मेरी गर्दन काट देगा। मगर पेट्रियार्च तो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं ना यार उनके सामने जो सॉर्ड को पॉइंट किया है। और उसका हाफ ब्रदर तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब जेक की तो शामत आने वाली है। तो अब जेक सभी से कहता है कि अगर कोई ग्रेट काउंट स्टिलविल के राइटफुल हेयर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेगा तो उसका गला कटना तो तय है। क्या इसके लिए उसे यहाँ पे नहीं बुलाया गया है? मगर जेक की स्टेप मदर यहाँ पर फिर से अपना नाक घुसा देती है और हांस को डिफेंड करती है। और हांस भी उसे ही सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी ही तो गर्दन बचानी है। इसका घंटा कुछ होने वाला है। तो अगर ऐसी बात है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाय अबे यार यहाँ पर अगर कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो गर्दन कटना तय। क्या करूँ दिमाग में कुछ है भी कि नहीं। मगर तब भी बिरॉन अपना स्टैंड लेता है और सभी से कहता है कि ये जो यंग मास्टर है वही झूठ बोल रहा है। और यार ऐसा सुनने के बाद हांस का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेचारे के तो आंखों से आंसू आ रही है। और मिस फ्लोरेली भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब पर्दा उल्टा पड़ गया ना भाई। अब तब बिरॉन उनसे कहता है ये जो यंग मास्टर ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने हमें असॉल्ट करने की कोशिश की और तो और मेरी मारने की भी कोशिश की। तब जेक उनसे कहता है हाँ काफी ज्यादा इजी है एक नाइट को असॉल्ट करना, इससे लगता नहीं तुम ह्यूमिलेट हुए हो। अब ऐसी बातें सुनने के बाद मिस्टर बिरॉन शर्मिंदा और गुस्सा दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब करे तो करे क्या, मरे तो मरे क्या।
वो तो अपने आप को ही ह्यूमिलेट कर ले क्योंकि उसे इनोसेंस जो प्रूफ होना है। अगर ऐसी बात है तो जेक चाहता है कि वो उसे प्रूव करके दिखाए उसके नाइट के स्किल के साथ, यानी कि वो उनसे ड्यूल करना चाहता है। और ऐसी परमिशन वो अपने फादर से भी लेता है, यानी कि पेट्रियाज के साथ, और पेट्रियाज भी इसे अलाउ कर देते हैं। अब टाइम और प्लेस जेक उन्हें डिसाइड करने के लिए कह देता है और वहां से सॉर्ड रख के चला जाता है। मगर उसके फादर का अलग ही प्लान था, वो तो बस उसे डांट के वापस उसके घर में भेजने वाले थे। मगर ये ग्रिच को टाइटल देने के बारे में अच्छा एक एक्सक्यूज हो सकता है। मगर ज्यादा जेक उनसे कह के गया था कि जैसा कि वो देख सकते हैं, अगर वो पहले जैसा रहता है तो जो चीज उसे चाहिए वो उसे कभी भी नहीं मिलेगी, तो अब वो चेंज होने वाला है। तो पेट्रियाज उससे कहते कि आखिर उसे क्या चाहिए। हाय, तब जेक उनसे कहता है दुनिया। तो अब वो यहाँ से चला जाता है। तो अब जेक जबकि उसके फादर से मिलके आ चुका है, तो अब बात ऐसी है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी औकात दिखा दी है। बारी है तो ट्रेनिंग करने की। तो यहाँ पर जेक अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है, जबकि उसकी बॉडी यहाँ पर 18 साल के बच्चे की उम्र में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसके कारण वो अपने मानों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जेक के अंदर एक डॉर्मेंट एग्जिस्टेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट और डिस्ट्रक्टिव है। एंड वो अपनी मानों को सॉर्ड में पॉइंट करते हुए ज़मीन में धंसा देता है। मगर इतने में उसका दिल काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कता है, जैसा कि हमें एक लड़की को देख के होता है। मगर वो पेन इतना ज़्यादा होता है, उसका माना से कंट्रोल हट जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो सीधा पीछे जाके गिर जाता है। एंड अगर बात करें उसकी पिछली लाइफ की, तो उसका माना इतना ज़्यादा प्योर था कि हम उसका माना एक ड्रैगन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड अगर उसे डीमन किंग ऑफ पावर का टाइटल हासिल करना है तो उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। एंड इस पाथ पे काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स और ट्रेल्स है। एंड जेक यहाँ पर उठ जाता है तो उसे किसी के एग्जिस्टेंस का पता चलता है। एंड जब वो उसे सामने आने के लिए करता है, यानी कि कहता है, तो सामने आने के बाद हमें पता चलता है कि वो जेक का ब्रदर ही था जो कि उस पर नज़र रख रहा था। एंड वो आके जेक को कहता है कि लगता है कि उसने माना को अवेक कर लिया है। मगर के जेक को लगता है कि वो अपने इस करंट लेवल के स्किल्स के साथ मिस्टर बायनर को डिफीट कर सकता है। एंड वो मैच सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बायन और उसके बीच नहीं बल्कि आउट की सक्सेशन के बीच भी है। तो अब जेक को सारे काम करने से रुकना चाहिए एंड उसे वैसा ही रहना चाहिए जबकि वो पहले रहा करता था, जैसे कि अपने रूम में पड़ा हुआ बुक्स को रीड करता था। क्या उसे लगता नहीं कि वो सच्ची बोल रहा है? मगर जेक की नज़र जब सामने पड़ती है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है। एंड जेक उससे कहता है, तो तुम मुझसे डरते हो कि मैं तुमसे सक्सेशन यानी कि काउंट की पोजीशन को हथिया लूंगा। ग्रिक को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये जेक ही है। तो जबकि ग्रिक की पहले से ही फटी हुई थी तो उससे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे गिव अप ही कर देना चाहिए जबकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। जेक स्टिल विल। जेक उसके कंधों पे हाथ रख के कहता है, तो तुम ये सोचते हो? देन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरा ब्रदर चाहता है, सक्सेशन टू बिकम अ काउंट। तो चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। तो अब ग्रिक के पास भी कोई भी रीजन नहीं है कि वो उसे रिफ्यूज कर सके, तो दोनों यहाँ पे एग्रीड हो जाते हैं। एंड डेट और टाइम यहाँ पर जेक फिक्स करेगा। एंड अगला सीन हमें अरीना पे दिखाया जाता है, यहाँ पर जेक और मिस्टर बायनर के साथ मीन के बीच युद्ध होने वाला है। अब जेक की मिस्टर बायनर को जेक ने एक लेसन सिखाया है, तो अब मिस्टर बायनर की एक बारी है कि वो जेक को लेसन सिखा पाए। तो इसी को लेके वो जेक पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। जेक उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड अब रेफरी भी उनको कहता है कि क्या सब रेडी है, तो इस पे दोनों एग्री हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोनों की तलवारें आमने सामने गरजती है। इन दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे होते हैं। एंड इन दोनों के बीच फाइट के दौरान काफ़ी सारी बातें हो जाती है। अरे यार लड़ाई करो, बातें बाद में करो। और मिस्टर बायनर अपनी सारी की सारी भड़ास यहाँ पर जेक पे उतार रहा होता है, जबकि जेक ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब वो सारा का सारा हिसाब यहाँ पर निकालेगा। यहाँ पर जेक की बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होने के कारण वो यहाँ पर डिसएडवांटेज में है। मिस्टर बायनर को यहाँ पर एक अपर हैंड मिल रहा है कि एक नाइट है, तो यहाँ पर जेक को मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। जेक भी काफ़ी परेशान के साथ उसके अटैक को रोक रहा है। इन दोनों की फाइट तो चल ही रही है, मगर पेट्रियाज के साथ में बैठा हुआ उनका की खड़ा हुआ उनका बटलर उनसे कहता है कि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई अच्छा यंग मास्टर यहाँ पे लड़ रहा है और उसने मिस्टर बायनर के पूरे अटैक अपने शॉट से ही रोक लिया है। पेट्रियाज की चुड़ैल जैसी वाइफ बटलर से कहती है कि उसे लगता है कि मिस्टर बायनर यहाँ पर एडवांटेज में
जो कि थोड़ी सच भी बात है। तो इसलिए क्योंकि जेक ने यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप को अच्छे से लर्न नहीं किया है। एंड ये एक्सक्यूज सुनने के बाद चेहरा तो काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ जाता है। पेट्रियट्स शांति से उनकी मैच को देख रहे होते हैं, जबकि ऑडियंस के बीच भी मिस्टर बाइनर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसी के नारे लग रहे हैं। एंड उसी से वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। एंड तुम भी यार मेरे को मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर दो, इसके कारण मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूँ। यार तो यहाँ पर कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा है कि यहाँ पर बाइनर जीतेगा या फिर जेक जीतेगा। तो अब जेक अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, साइज मिस्टर बाइनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक पड़ रहे होते हैं, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी के साथ ब्लॉक कर रहा होता है और डॉज कर रहा होता है। एंड वो अपने जेक के पूरे अटैक को अपने शरीर की मदद से ही डॉज करता है। जेक के हाथ इतनी ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से कांप रहे होते हैं, उसका माना भी यहाँ पर ख़त्म होने पे आ चुका है। ऑडियंस में भी अपने जेक की वाहवाही हो रहे होते हैं। एंड मुझे भी कमेंट करो यार। एंड जेक की इस अटैक को देखने के बाद काउंट के बटलर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि आखिर जेक ने यह अटैक कहाँ से सीखा और कब सीखा। एंड सेम क्वेश्चन पेट्रियट्स में भी पड़ा होता है। एंड जेक की चू डेल जैसी मदर भी बहुत शॉक होती है कि जेक ने ये कौन से टेक्निक को यूज़ किया है। एंड सेम क्वेश्चन को मिस्टर बाइनर भी उससे पूछता है कि आखिर उसने ये कब सीखी, और जेक कहाँ उसका रिप्लाई देने वाला था। तो उसको स्टांस के देखने के बाद तो जेक कि मिस्टर बाइनर को भी अंदाज़ा हो चुका है कि जेक के पास अब ज़्यादा माना नहीं रहा है, तो अब वो एक फाइनल अटैक करके जेक को यहाँ पे मार देगा। तो इसी को लेकर अपने जेक के ऊपर वो एक अटैक कर देता है, और उसके एक अटैक से जेक बच जाता है। पर उसका अटैक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो फिर से एक अटैक अपने जेक के ऊपर करता है, और ये अटैक सीधा जाके अपने जेक को लग जाता है, एंड जिसका नाम था स्पेस स्लैश। इसके कारण जेक बहुत ज़्यादा पीछे जाके ठुक जाता है एंड काफ़ी घायल हो जाता है। मिस्टर बाइनर भी काफ़ी ज़्यादा डिंगे मार रहा होता है कि उसे पहले से ही पता था कि विक्ट्री उसी की होने वाली है, एंड ब्ला 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 सारा का सारा अरेना उसी की वाहवाही कर रहा होता है। मगर जेक अभी तक मरा नहीं है। जेक डेविल वाली लुक देख के मिस्टर बाइनर को कहता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एंड मिस्टर बाइनर के ऊपर वो एक अटैक कर देता है, जो मिट्टी होती है वो बाइनर के आंखों में डाल देता है। एंड इसी के बाद उस पर एक अटैक कर देता है, जिसके कारण मिस्टर बाइनर पीछे जाके गिर जाता है। तो अपने धुंधली आंखों से जेक को कायर बुलाता है कि उसने फिर से एक कायर जैसे हरकत कर दी है। मगर जैसा कि उसने यानी कि जेक ने उससे कहा है, बैटलफील्ड के अंदर कोई भी नियम नहीं होते, तो तुम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो। एंड ये सब मिस्टर बाइनर के ऊपर अपनी शॉट रख के कह रहा होता है, इसके कारण ना चाहते हुए भी बाइनर को अपनी हार माननी पड़ती है। तो आखिर मिस्टर बाइनर हारा कैसे? तो हारा अपनी रेकलेसनेस और एरोगेंस की वजह से, जो कि उसके अंदर ठूस के भरा हुआ है। एंड वो रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर जेक जीत चुका है। एंड किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि जेक जीत चुका है। एंड ऑडियंस भी उसे कह रहे होते हैं कि वो एक कायर है जिसने कायर जैसी हरकत करी है, तो उसे एक फेयर मैच करनी होगी। मगर अपने जेक को घंटा कहाँ पे पड़ना वाला था। एंड पेट्रियट्स उसे कहते कि आखिर उसने ये टेक्निक कहाँ से सीखी होगी, एंड ये हो ही नहीं सकता कि किसी ने उसे ये सिखाई होगी। तो बटलर उनसे कहते हैं कि लगता है कि ये उसके पास उसके जन्म से ही है। एंड ये सुनने के बाद ग्रीक तो कांपने लगता है। एंड जेक ग्रीक को ही आवाज़ दे रहा होता है कि उसे यहाँ पर ड्यूल करने के लिए आना होगा। एंड जैसा कि जेक ने उससे कहा था कि टाइम और प्लेस वो डिसाइड करेगा, तो यही टाइम है और यही प्लेस है। पेट्रियट्स भी उससे पूछते कि आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तो पेट्रियट्स भी यहाँ पे सारी की सारी बातें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे बात चल रही है सक्सेशन की फाइट की। एंड ये सुनने के बाद जेक की तो फटके हाथ में आ जाती है। एंड पेट्रियट्स भी यहाँ पे उसे आने के लिए कह देते हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे नीचे जाने के लिए कह देते हैं कि अगर वो डरा हुआ होगा फिर भी उसे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। एंड वो वहाँ पे चला जाता है। एंड वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जेक का सब कुछ बदल चुका है, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी टोन, उसका बिहेवियर एंड इवन कॉम्बैट एबिलिटीज भी। एंड वो पहले जैसा जेक नहीं रहा है जो कि पहले हुआ करता था। तो जबकि ग्रीक वहाँ पे अकेला ही खड़ा था, जेक के ऊपर अटैक नहीं करने वाला है तो वही पहले करेगा। एंड जेक उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो बड़ी मुश्किलों से रोक रहा होता है। एंड वो अपने मन ही मन में अपने आप को स्ट्रेंथ दे देता है कि जेक सिर्फ और सिर्फ जेक ही है, तो उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड वो जेक के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी जेक का हार्ट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगता है एंड उसकी एक आंख ग्लो होने लगती है, यानी कि वो अपने मैजिक को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मैच को एंड करना होगा। और ग्रीक के अटैक के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेक ने उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ के रखा होता है एंड उसने अपने हाथों में माना को कलेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से वो ग्रीक की स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है।
काफी ज्यादा भयंकर वाला एक लुक ग्रीक की ओर देता है। तो बड़ी बैडस में ग्रीक से कहता है कि क्या ग्रीक यहाँ पर मरना चाहता है। एंड शॉट की पिछली नोक को सीधा जेक के ऊपर मार देता है, जिसके कारण जेक यहाँ पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ग्रीक बेहोश नहीं हुआ है, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है। एंड जेक उसे काफ़ी ज़्यादा स्केरी लुक दे रहा होता है, जिसके कारण वो यहाँ पर सरेंडर कर देता है। एंड अनाउंस भी हो जाता है कि यहाँ पर जेक जीत चुका है। तो अब जैसा कि वो जीत चुका है, तो जैसे उसके फादर ने उनसे प्रॉमिस करा था कि जो भी इसे जीतेगा तो उसे काउंट का टाइटल मिल जाएगा। मगर इस पे पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। एंड एक मामूली सी मैच इसे डिसाइड नहीं कर सकती कि आखिर कौन सक्सेसर का इससे तरह बनेगा या फिर नहीं। और ऑडियंस तो काफ़ी ज़्यादा कह रही होती है कि जेक ने यहाँ पर 2 बार जीता है, तो क्या ग्रेट स्टिलवेल फैमिली अपना प्रॉमिस नहीं रखेगी। मगर जेक अपने ग्लव्स को उतारते हुए उनसे कहता है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और उसे कभी ये टाइटल चाहिए नहीं था। और अपने अंगूठे को काटने के बाद सीधा पैट्रियट के ऊपर फेंक देता है, के कारण वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसकी चू डेलजियस वाइफ भी उसे काम डाउन होने के लिए कह देती है। और पैट्रियट चिल्लाते हुए जेक से कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या करना चाहता है। एंड जेक भी उनसे काफ़ी कामली उनसे कहता है क्या उन्हें ये दिख नहीं रहा कि वो यहाँ पर फैमिली को छोड़ रहा है। एंड वो ग्रीक से कहता है कि तुझे ये रिमेंबर रखना चाहिए, किसी भी फाइट को जीतने के लिए मौत का सामना करना ही पड़ेगा। एंड वो उसे बता भी देता है जो थ्रेट उसके टेरिटरी पे आने वाला है कि उसे स्टीलर की बॉर्डर टेरिटरी को बचाना पड़ेगा, आई मीन की प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, जिस पे फॉरेन फोर्सेस का भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है। एंड सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि सबको स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। एंड ग्रेक के सर्वेंट से वो ग्रेक का पोर्शन चुरा देता है, आई मीन की हथियार लेता है। एंड वो सर्वेंट भी उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये उसका यंग मास्टर का है, मगर से कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो उसे गटक लेता है और उसकी हीलिंग आई मीन की बॉडी हील हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेक को गेट के बाहर दिखाया जाता है, जिसके साथ हांस भी होता है। अरे इसे भूल गई क्या, ये फाइट ये माजरा सब कुछ इसी की वजह से हुआ था। तो अब ये जेक के साथ क्या कर रहा है तो इसका पता हमें आगे ही पता चलेगा। और जेक उसको आवाज़ लगाता है और वो उस पर रिएक्ट देता है। जेक तो अपना सारा का सारा बटवा उसके ऊपर डाल देता है। एंड हमें थोड़े से समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांस मस्त गाना सुनते हुए आई की बोलते हुए कपड़ों को यहाँ से वहाँ ले जा रहा होता है। मगर इतने में उसकी मुलाकात जेक से हो जाती है। जब वो जेक को देखता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है। जेक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलने वाले हो एक सर्वेंट के हिसाब से। एंड हांस इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो बेचारा हाँ कर देता है, क्योंकि यार उसने जेक ने उससे काफ़ी ज़्यादा धमकाया होता है कि अगर वो नहीं चला तो यहाँ पर उसे मार दिया जाएगा। अब मरने की बात सुनने के बाद उस बेचारे की तो हालत ख़राब होने के साथ साथ उसकी पैंट भी गीली हो जाती है। अब वो चलने के लिए रेडी है। जेक भी चलते चलते अपने माइंड में ही सोच रहा होता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है, क्योंकि उसने उसके एक्सचेंज में वो हमेशा जेक का लेबर ही रहेगा। तो क्या जेक यहाँ पर काइंड हो चुका है, ऐसे सवालात उसके मन में थे। एंड हांस बेचारा यार डरा सहमा। एंड अब जबकि उसने हांस को अपने साथ रख लिया है तो उसकी भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ उसका स्टेमिना भी। एंड अब जेक उससे कहता है कि आज से वो उसे सर जेक करके बुलाएगा। एंड हांस भी इस पर एग्रीड हो जाता है और हाँ कर देता है। एंड हांस उससे पूछता है कि आखिर सर जेक आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ। तो जेक इसके रिप्लाई में कहता है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है। तो अब उसका एक ही गोल है कि सबसे पहले उसकी जो नेबरिंग कंट्री है या तक वो टेरिटरी है जिसका नाम पॉर्टी है, तो वहाँ पे उसे जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद उसकी फेथ जहाँ पे लेके जाएगी वहाँ पे उसे जाना पड़ेगा। एंड जेक इस लाइफ में वो काफ़ी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। एंड जिस राह पे वो अभी चल रहे हैं एक दिन सीधा जाके मरेंगे, क्योंकि ये रास्ता ह्यूमंस के लिए बना ही नहीं है। मगर फिर भी जेक यहीं से जाएगा, क्योंकि इस रास्ते के जाने के बाद उसका डिस्टेंस आधा कवर हो जाएगा। अगर वो दूसरे रास्ते से जाएगा तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ेगा। हांस ने एक रूमर सुनी थी कि ये जो रास्ता है ये जहाँ पर जाता है यहाँ पर बीच में उनको काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स मिलेंगे, तो उसी की वजह से उसकी जान हथेली पे आ रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। तो जेक उससे कहता है कि एग्जैक्टली हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। और हांस भी एक अजीब फेस बनाते हुए उससे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। मगर इतने में हांस के पीछे से एक आहट सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बेचारा जेक के पीछे आए और खुद ही ना मरे। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इस रास्ते से पास हो सके। एंड यहाँ पर जेक अपनी शॉट से देख के पीछे देखने के लिए कह देता है। एंड जब हांस पीछे की ओर देखता है तो उसकी फटके 4-5 हो जाती है, क्योंकि सामने
इनके पीछे होता है एक गॉब्लिन। हांस के यहाँ पर पैर कपा रहे होते हैं, क्योंकि यार हांस ने कभी भी अपनी लाइफ में शॉर्ट को पकड़ा नहीं है। एंड वो ज़ेक से कहता है कि एटलीस्ट तुझे एक बड़ी शॉर्ट तो देनी चाहिए, मगर ज़ेक उसके रिप्लाई में कहता है कि अगर उसे नहीं चाहिए तो वो उसे स्टिक ही दे देगा। और वो गॉब्लिन सीधा हांस के ऊपर जंप कर देता है और उसके फेस के ऊपर चिपक जाता है, के कारण वो यहाँ से वहाँ हो रहा होता है। और ज़ेक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा जाने वाला है इसे सिखाने में। एंड वो गॉब्लिन को एक पंच मार के उसे मार देता है। एंड सूर्य चेहरे के साथ हांस उससे कहता है, इस दुनिया में आप भी मेरा जीना हराम क्यों कर रहे हो? तो इसके रिप्लाई में ज़ेक उससे कहता है क्योंकि हार्दिक पांड्या कैप्टन बन चुका है। अब जबकि हांस उसके साथ चल रहा है तो उसे सिर्फ उसका स्टफ कैरी करना नहीं है, बल्कि उसे एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट हो इतना उसे ट्रेन होना होगा। तो उसे एक पोशन दे देता है और उसे रेडी होने के लिए कह देता है। एंड हांस ने यहाँ पर काफ़ी सारे पोशंस को ख़त्म कर दिया है। एंड अब वो स्वॉर्ड को अच्छे से चला रहा है। एंड वो गॉब्लिन्स को दे मार रहा है। एंड ऐसे वो काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। एंड उसे की जीत को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा होता है। ज़ेक उसे फिर से एक पोशन दे देता है और वो हांस से कहता है कि ये उसके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था। और हांस भी पीते पीते उसे थैंक्स करता है। इस सब के लिए वो ज़ेक का एक शुक्रिया कर देता है। एंड जब उन दोनों की नज़र सामने पड़ती है तो गॉब्लिन्स की पूरी टोली उनके ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार थी। और उनको देखने के बाद हांस की तो हालत टाइट हो जाती है, मगर ज़ेक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ज़ेक तो बस नीचे पड़े हुए पत्थर उठा के सीधा उनके ऊपर मार देता है और वो मर भी जाते। बड़े कमज़ोर गॉब्लिन है बे। और ये सब देख के हांस तो नीचे ही बैठ जाता है कि यार मुझे नहीं फाइट करना, तुम ही लड़ रहे हो। तो अब पीछे के मॉन्स्टर्स तो मर गए हैं, तो अब बारी है सामने वालों की। तो एक भी हांस से कहता है कि हांस ये तो बस स्टार्ट है। हांस भी उसे कहता है कि इसका क्या मतलब कि ये स्टार्ट ही है। तो हांस उससे कहता है कि पीछे तो देखो। एंड उसके पीछे होते हैं ऑर्क्स, जो कि गॉब्लिन से थोड़े बड़े होते हैं एंड ऑफ कोर्स झुंड में होते हैं। उनको देख के तो हांस तो पूरा का पूरा पत्थर की मूर्ति बन जाता है। एंड अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेक बैठा हुआ होता है और हांस पड़ा हुआ होता है और पीछे ऑर्क्स के लाशों के ढेर पड़े होते हैं। यानी कि इन दोनों ने मिलके उनका काम तमाम कर दिया है। अब ज़ेक को यहाँ पर एक पिछली मेमोरी याद आती है जब ज़ेक और हांस दोनों साथ में चल रहे होते हैं। ज़ेक उससे पूछता है कि आखिर फ्लोरिल उसकी इतनी साइड क्यों ले रही थी, आखिर उसमें और फ्लोरिल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है हांस की ग्रैंडमा थी वो फ्लोरिल की नैनी थी, यानी कि उसकी देखभाल करती थी। तो हांस को लगता है कि इसी की वजह से फ्लोरिल उसकी साइड ले रही थी। और अब ज़ेक उससे पूछता है कि आखिर उसे उसकी मदर के बारे में कुछ याद है या नहीं, यानी कि ज़ेक की मदर के बारे में। हांस उससे कहता है कि ऑफ कोर्स वो एक ग्रेट पर्सन थी और जो उनके अंडर थे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी। एंड हम पिक्चर में तो देख ही रहे हो काइंड कितनी काइंड थी। एंड जो उसके ऊपर थी उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी। और उसने पकड़ रखा है पेट्रियट्स का कॉलर और सबके साथ वो प्यार से रहा करती थी। फ्लोरिल के यहाँ पे खींच के मारी है और यार इतना ज़्यादा सुकून मिला ना ये देख के। एंड ये सब सोचने के बाद एक अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि तो इसी की वजह से काउंट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा हेट होता रहा, क्योंकि यार मेरी मदर ही ऐसी थी। एंड अब तो ऐसा लगता है कि मैं काउंट, फ्लोरिली और गीच के सामने काफ़ी ज़्यादा काइंड होता हूँ, मगर ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए सॉरी फील करता हूँ। मगर इतने में ज़ेक को पीछे से कैरेज की आवाज़ सुनाई देती है। एंड वो तब हांस को भी उठाता है और हांस तो नींद में ही होता है। तब ज़ेक उससे कहता है कि कोई तो आ रहा है। तो हांस चौंकते हुए उससे कहता है कि क्या गॉब्लिन्स है या फिर ऑर्क्स, मगर इनमें से दोनों गलत है क्योंकि ये कैरेज है। तो हांस उससे पूछता है कि क्या ये मर्चेंट है। तो ज़ेक उसे कहता है कि जो कैरेज है उसका साउंड ज़्यादा लाउड नहीं है और जो हॉर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला नहीं रही है। और अगर ये मर्चेंट होता तो जो हॉर्स है वो थोड़े चिल्लाते क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, मगर ये साउंड कुछ ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। हांस एक बुरी सी शक्ल बनाते कहता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे एक ट्रैवलर है। तो ज़ेक उससे कहता है कि नहीं, ट्रैवलर नहीं, इस टाइम पे कौन सा ट्रैवलर ट्रैवल करेगा। तो हांस उससे पूछता है कि तो आखिर कौन है, और हमें कुछ नाइट्स को दिखाया जाता है। देख के ज़ेक अपने मन ही मन कहता है कि पलाडिन्स, और वहाँ से एक कन्या आ रही होती है और वो कुछ अपॉलॉजी भी मांगती है और उन्हें भी यहाँ पर एक कैंप लगाना है बस इस नाइट के लिए। एंड ज़ेक उसे देख के शॉक होता है एंड वो होती है मेरी एनी लुएला। अबे यार मैं तो मर ही जाऊँ। एंड वो अपने आप को कारना का बिलीवर कहती है। जो एनी है वो कार्वाइड मेंस के सेंटेंस है और जिसे हमने हीरो के साथ भी देखा था पार्ट फर्स्ट में। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको रिमाइंड कर दूं। और उसे देख के मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है यार। औकात के बाहर है।
लेकिन लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ मानना तो पड़ेगा, होने वाली फ्यूचर है मेरी। बंदी मत बोल यार, शर्म आती है मुझे। काश इस मानवा में मैं होता। छोड़ो आगे देखते। तो एक अपने मन में कहता है कि तो ऐसा लगता है कि हम फिर से मिल गए। और एक पर्सन अपने जैक के और बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। एंड मैं वेज हूँ, मिलके वो नॉन वेज वाला वेज नहीं रे, का नाम वेज है। एंड मैं लेडी लुबेला को सर्व करता हूँ, जो कि एक सेंटेस कैंडिडेट है। तो उसे देख के पता नहीं क्यों अगर जैक उसे कहता है ताजनिया का किलिंग मशीन, सॉरी हाँ कुछ नहीं। एंड जैक उसका हाथ मिलाते मिलाते सोच रहा होता है कि उसने अपने आप से एक वादा किया है कि इस लाइफ में वो एक अच्छी तरह से रहेगा और पीसफुल अपनी लाइफ जिएगा। तो अपने पास लाइफ में जो लोग थे जो कभी उसके खिलाफ थे, उनसे वो कुछ सीख सकता है। अब जैक वेज से कहता है, तो उसने सुना कि वो यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं। वो चाहता है कि वो अपने आप को यानी कि उन्हें कंफर्टेबल रहे। तो वेज भी यहाँ पे एग्रीड हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम जस्ट एक ही रात रहेंगे लगा रहे होते हैं। एनी जैसे कोई काम करने के लिए जाती है तो बीच में टोकता है हांस, जो कि छपरी हांस से प्रोफेशनल हांस बन चुका है। एंड वो मेरी एनी से कहता है कि वो कुछ भी काम ना करे, सब कुछ वो कर लेगा। एंड वो सब कुछ कर रहा होता है, माँ की आँख। जैक भी उसे कहता है कि ये अपने माइंड से गया है यार। और जैक भी अपने मन में कहता है कि यार ऑफ कोर्स, क्योंकि जो एनी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेटी है। एंड जो ग्रीन नहीं, जैक मेरी एनी की तरफ नहीं। एंड वो ऐसे सोच रहा होता है, मगर तभी मेरी एनी नहीं, उसके साथ नहीं, उससे आके कहती है कि क्या मैं इधर पे बैठ सकती हूँ। जैक भी इधर पे मान जाता है और उस जैक से शुक्रिया करते हैं कि उन्हें यहाँ पर कैंप करने के लिए दिया। एंड वो जैक के साथ चिपक रही होती है। एंड जो देख के जैक थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और मेरी गांठ जल चुकी है। एंड जैक थोड़ा सा खिसक जाता है कि जैक उससे पूछता है तो वो यहाँ पर क्या लेके जा रही है। तो उस पर एनी रिप्लाई देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रैवल कर रही है और यहाँ के वहाँ के जाके लोगों की स्टोरीज सुनती है। और जब भी वो यहाँ वहाँ जाती है और जिसे भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसे वो प्रेयर करती है और ब्लेसिंग देती है। तो जैक उस पर कहता है कि दैट्स अमेजिंग। अगर एनी इस पर कहती है ऐसा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्वाइड मेंस के लोग ही करते हैं। तो अगर वो यहाँ पर इसलिए नहीं आए तो आखिर वो किस लिए आए। जैसा कि जैक यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि वो काइंडली लोगों की मदद कर सके। तो एनी मुझे बताओ कि मैं अच्छे लोगों की अच्छी तरह से मदद कैसे कर सकूं और मैं एक अच्छा आदमी कैसा बन सकूं। एनी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, मगर उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए जैक उससे कहता है कि उसे किसी ने कहा था कि वो थोड़ा सा गुड पर्सन बने, मगर एग्जैक्टली उसे पता नहीं कि वो कैसे बने। तो उसे तुम यानी कि मेरी एनी बेस्ट पर्सन लगी उसे ये सवाल पूछने के लिए। वो एनी उसे कहती कि यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं, यानी कि रास्ते तुम किसी की मदद कर सको। तो जैक से पूछते कि आखिर तुम किस चीज़ में अच्छे हो। जैक कहता है कि अगर अच्छी बातों की बात आ रही है तो मेरे पास स्ट्रेंथ है। एनी उससे कहते कि तो तुम स्ट्रेंथ का यूज़ उन लोगों को हेल्प करने करो जिनके पास स्ट्रेंथ की कमी है और उन्हें ज़रूरत है। और जैक भी इस पर सोचता है एंड वो तैयार होता है कि कल से वो इसे स्टार्ट करेगा। एंड अगले सीन में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एनी और वेज घूम रहे होते हैं। एंड घूमते घूमते वेज एनी से कहता है कि उसे एक ज़रूरी काम आ गए है तो उसे यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। और एनी भी उसे केयरफुल रहने के लिए कह देती है। एंड वेज वहाँ से चला जाता है और तभी एनी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड जब वो वहाँ पे जाके देखती है तब एक बंदा किसी को पीट रहा होता है और नाइट्स वहीं पे उसे रुकने के लिए कह देते हैं। जब एनी सामने देखती है तो पर्सन और कोई नहीं बल्कि अपना जैक ही होता है। जैक सही कर रहे हैं, मार उसको, मार, सर फोड़। और हमारा सीन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है एंड हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एनी जैक को कह रही होती है कि उसने उन्हें हेल्प करने के लिए कहा था जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है और वो बुरे लोगों को हेल्प नहीं कर सकता है। और ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए अपने जैक को कह रही होती है। तो जैक उससे कहता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, तो इसी की वजह से उसने उनकी हेल्प कर दी। तब एनी उसे समझाती है बड़े प्यार से उन्हें उन्हीं की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत हो और वो अच्छे पर्सन हो, और वो आगे से मेक श्योर करे कि वो अच्छे लोगों की मदद कर रहा है। और अगर वो किसी अच्छे बंदे के साथ वायलेंट हो जाता है तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो बंदा भी आई में ओके कर रहा होता है एंड वो एनी का शुक्रगुजार होता है क्योंकि एनी ने आके सही वक्त पे उसे बचा लिया।
एनी उससे सवालात करती कि आखिर हुआ क्या और वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। वो शॉपकीपर उनसे कहता है हाँ भाई लोग उसकी भी शॉप है, तो वो लोग मुझसे ये शॉप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, और वो लोग सीरियन ट्रेडिंग हाउस से थे और वो लोग मेयर के साथ मुझसे एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा मनी लेने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी नज़र में ये शॉप तो सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड शॉप ही है। फिर ये जो शॉप है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये शॉप है, इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है जो कि मैंने अपने ग्रैंड फादर के साथ बिताई हुई थी। और इस बारे में मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा बताया। मैं उन्हें ये शॉप नहीं दे सकता एंड मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। एनी उसे दिलासा देती है कि उसे इसकी वरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एनी खुद जाके मेयर से मिलेगी और वो भी अभी के अभी। नाइट उठ के एनी से कहता है कि जो कार्वर्ड के मेन है, कि कार्वर्ड मेन के जो लोग हैं वो इन सब में पॉलिटिकल मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते। मेरी एनी चिल्लाते उससे कहती है जैसा कि लेडी कार्ना ने मुझे टीच किया है तो मैं इन सब को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। एंड वो उससे कहती है कि ये सब मैं हैंडल करूँगी। एंड यार कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हांस जेक से कह रहा होता है कि तुम किस बारे में थिंक कर रहे हो और ऐसी शक्ल ना बनाओ, तुम बहुत ज़्यादा मैड लग रहे हो। तब जेक उससे कहता है कि जो कल एनी ने कहा कि क्या वो सच हो सकता है, क्या वो इस बारे में सीरियस थी। और मुझे तो ऐसा फील होता है कि वो मिस्टेक कर रही है। हांस मन ही मन में कहता है मुझे तो लगता है कि तुम एक बड़े मिस्टेक हो। एंड वो हांस का गाल खींचते खींचते कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि वो कल से वापस नहीं आई है। एंड तब जेक कुछ लोगों की भीड़ देखता है, तो जब वो सामने लगी हुई भीड़ में जाके देखते तो वहाँ पे किसी का पोस्टर लगा हुआ था। एंड जब वो दोनों वहाँ पे देखते तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो पोस्टर और किसी का नहीं बल्कि एनी का था। एंड उस पर लिखा था कि एनी ने वॉइस मेयर का मर्डर कर दिया है। व्हाट द फक। तो अब दोनों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एनी ने ऐसा कुछ किया है एंड खास करके जेक को। एंड यहाँ पर जो क्राउड जमा हुई थी तो उनमें से लोग कह रहे होते हैं कि ये विच कार्वर्ड मेन से और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड एज वेल एज खराब भी। एंड ये सब कुछ जो मेस फैला हुआ है ये इसी विच का जो कर्स है उसी की वजह से हुआ है। मगर जेक को तो ठीक से पता है कि एनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास लाइफ में तो विच थी और ना ही उसके पास कोई कर्स था। मगर इतने में कोई जो बंदा होता है कि चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि अगर किसी को मरवानी नहीं है तो जल्दी से घर जाके सो जाओ। एंड लोग भी इसके सुन के चले जाते बट जेक एंड हांस दोनों वहीं पे होते हैं और इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। तब जेक उससे कहता है यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है एंड हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। हांस भी इस पे एग्रीड हो जाता है एंड दोनों वहाँ से चल के जा रहे होते हैं। जेक अपने मन ही मन में यही सोच रहा होता है कि उसके पास लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि लुएला यहाँ पर आई थी एंड उसने ऐसा कुछ किया है। यानी इसका मतलब एक ही निकलता है कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि जेक उससे मिला और इसी की वजह से ये जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तभी चलते चलते हांस जेक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है एंड जो कि चलते चलते भूतों की आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो हांस की तो फट जाती है यार। एंड ये एक अनडेड है मगर जेक अपने शॉट से उसका गला काट देता है। तो अब इस अनडेड का काम तो यहीं पे तमाम हो चुका है। तो सवाल एक ही मन में आता है कि ये अनडेड इस पोल्ट्री में क्या कर रहा है। एंड जेक भी कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहा है इधर पे। तब जेक कहता है कि अच्छा हुआ कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। जब हांस उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि जो एनी है वो ऐसा कर सकती है, इसका जवाब है सरासर नहीं, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसे श्योरली पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कल्प्रिट तो होगा ही जो कि एनी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब हांस उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि एनी ऐसा नहीं कर सकती। जेक उससे कहता है कि क्योंकि एनी क्या। हांस उससे पूछता है एंड वो कहता है सर जेक मुझे लगता है कि आपको कुछ पता है। जेक अपनी बात घुमाते हुए उससे कहता है मेरा मतलब ये था कि एनी के फेस पर ये लिखा है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है और एक काइंड पर्सन है। और फिर से उन्हें किसी का होने का एहसास हो जाता है एंड जेक उसी डायरेक्शन में भाग रहा होता है। हांस उसे आवाज लगा रहा होता है एंड जब वो एक घर का डोर ओपन करके देखता है वहाँ पर होती है एनी जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। एंड उसे देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। जेक उसे अपने साथ लेके जाता है और अपने कपड़े उसे पहनने के लिए देता है एंड वो कपड़े उसे कंफर्टेबल लग रहे होते हैं। जेक ने हांस को डिनर लाने के लिए भेज दिया है तो एनी उसे इस सब के लिए शुक्रिया करती है। तो जेक उनसे एक सवाल पूछता है जो उनके साथ पलाडिन्स थे तो आखिर वो कहाँ गए। अब एनी मायूस होते हुए उससे कहती है कि वो किसी और मिशन में चले गए एंड वो रोते रोते कहती है कि ये सब मेरा फॉल्ट था और मेरी वजह से ही जो लोग हैं। और इतने में जेक उससे कहता है कि बाय एनी चांस और उस पोस्टर को उसे दिखाते हुए कहता है कि
क्या इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? एनी उससे कहती कि वो विच नहीं है। जेक उससे कहता है कि उसे पता है। सुनने के बाद एनी की आंखें भर आती कि कोई उस पर बिलीव कर रहा है। जेक को अच्छे से पता है कि एनी ऐसा इविल काम कर ही नहीं सकती। अब जेक उससे सब कुछ सच सच जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। अब एनी उसे बताना चालू कर देती है। तो कहानी स्टार्ट हुई थी उस दिन से जब हमारे रास्ते अलग हुए थे। तब वो जाके मेयर से मिली थी एंड वो मेयर थोड़ा थोड़ा ग्रीडी भी लग रहा था, जो कि उस मैटर को अपने हाथों से संभालने की कोशिश कर रहा था, यानी कि करना चाहता था। बटलर उनसे कहता है कि ये सब उनके गेस्ट है तो इन्हें इनवाइट करना चाहिए डिनर के लिए। अब मेयर को समझ में आ गया कि उसकी हॉस्पिटलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है, और तब उसने उनके लिए डिनर का इंतज़ाम कर दिया। एंड उनसे जब पूछता है तब एनी को उनका ऑफ़र रिजेक्ट करना चाहिए था, मगर उसने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि जो उनके नाइट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हंगरी थे, यानी कि भूखे थे। एंड एनी अब जेक को कहती कि ये सब उसकी फॉल्ट है कि वो जाके मेयर से मिली और वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। डिनर के बाद वो सब मेयर को थैंक्स करने के लिए चले गए। एंड जब उन्होंने जाके मेयर के रूम में देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो मेयर है कोई इविल एक्टिविटी कर रहा होता है। एंड एक नाइट एनी से कहता है कि वहाँ देखिए सामने वैली का स्टैचू होता है। एनी उससे पूछती है कि क्या वो वैली का पपेट है। मेयर बड़ी इविल अंदाज में उससे कहता है तो तुम्हें अब रियलाइज हो गया। तो अब ये सब करके मेयर का आखिर करना क्या चाहता है, यही एनी उससे पूछती है। मेयर हंसते हुए कहता है क्योंकि अब मैं तुम सबको सैक्रिफाइस करने वाला हूँ, और वो भी ग्रेट वैली के लिए। तो अपने बनाए हुए अनडेड को उनके ऊपर भेज देता है। नाइट्स उनसे लड़ रहे होते हैं। एनी उन सबको बप दे रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे अनडेड है। एनी बस और बस उन नाइट्स के बीच में आ रही है। नाइट्स एनी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और तभी एक अनडेड एनी के पीछे से आ रहा होता है। एंड वो नाइट एनी को पीछे ढकेलते हुए खुद उसके सामने चला जाता है, और वहीं पे उसका खेल तमाम हो जाता है। हमारा सीन अब प्रेजेंट पे आ जाता है। एंड ये सब सुनने के बाद जेक उससे कहता है यही सेम जेक भी सोच रहा था। तो जो इविल लोग होते हैं जिनके अंदर डिस्ट्रक्शन एंड केओस की डिजायर होती है, वो लोग इविल गॉड वैली को वर्शिप करते हैं, मर्डर और टेररिज्म करते हैं। अब जेक के मन में एक सवाल आता है कि वो ये सब पॉलिटी में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनी का एक गेस है कि उसे लगता है कि वो सब मिलकर यहाँ पर कोई एक रिचुअल करने वाले। एंड जब एनी स्टैचू के सामने थी तब उसने कुछ पढ़ा था कि उस पर लिखा था कि वो इस सिटी को ऑफर कर रहा है वैली के लिए। तो इसका मतलब वो सब इस सिटी को ऑफर कर रहे हैं एक सैक्रिफाइस के रूप में। एनी उससे पूछती कि क्या उसे इसके बारे में और भी पता है। तो जेक उस पर हाँ कहता है कि वो जो लोग होते हैं उन लोगों की लाशें उस स्टैचू को ऑफर करती है। एंड जो बुक उस मेयर के हाथों में थी, लगता है कि वही कैटलिस्ट है, वही इस स्टैचू को एक्टिवेट करने के लिए पावर देती है। तो अब एनी यहाँ से छूटने के बाद वो कार्वाइड मैन से हेल्प लेगी, मगर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि जो सिटी है उसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, जो कि हमने 2 सालों तक झेला था। व्हाट अ गोल्डन डेज दोज। अगर एनी को ये रिचुअल अब रोकना है तब जेक उससे कहता है कि वो मदद करेगा और ये उसके लिए अच्छा ही होगा, बट एनी नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो डेंजर में पड़े। जेक भी उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। तो अब वो दोनों इस मेयर के मेंशन को कल ही छोड़ देंगे। जेक गेट को खोलता है और कहता है कि तुम्हारे रूम में क्यों नहीं जाते। इन डोर के पास होता है हांस, जो कि इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नॉटी हो रहा है क्या बिल्कुल। तब हांस हंसते हुए कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था इधर पे, और उनकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तब जेक उससे कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वो हांस के कान में कुछ कहता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। एंड अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एंड वहाँ पर कुछ नाइट्स पड़े हुए थे। एंड जेक एनी को लेके उस मेंशन पे चला जाता है। एंड एनी से कहता है कि क्या वो ठीक है, नीचे रख उसे। एंड वो दोनों वहाँ से चल रहे होते हैं। एंड अब वो दोनों वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पर वो स्टैचू था। एंड यहाँ पर आने के बाद जेक को भी कुछ अनप्लेजेंट फील हो रहा है। एंड जब वो डोर ओपन करते तो सामने उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर मेयर खड़ा था, उससे कुछ इविल ऑरा निकल रहा था। तो एनी उसे कहते कि यही वो इंसान है जिसने वॉइस मेयर को मारा और उसकी बॉडी उसके पास हथिया ली। एंड जेक सीधा जाके उसके गर्दन पर अपनी शॉट रख देता है। तब एनी उससे कहती है कि जरा केयरफुल रहना क्योंकि वो कभी भी अनडेड को समन कर सकता है। तब जेक उसे लात मारते हुए एनी से कहता है कि आपसे गलती हुई है लेडी एनी, क्योंकि ये इंसान इसके पीछे नहीं था। एंड उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। वह एनी भी उससे सॉरी कहती है, मगर उनके पीछे से एक ऑरा उन्हें घेर रहा होता है। एंड जो ऑरा उस बुक से निकल रहा होता है, और जेक भी उसे देखते हुए कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया एंड यही कल्प्रिट है।
जब वो बंदा सामने आता है तो और कोई नहीं बल्कि उसी वॉइस मेयर का बटलर था। तब वो उनसे कहता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो दोनों यहाँ पर अपने आप चल के आएंगे। एंड ज़ेक उसे देख के कहता है कि वॉइस प्रेसिडेंट, अरे एक्चुअली वॉइस प्रेसिडेंट है और मैं इसे बटलर कह रहा था। तब ज़ेक एनी से पूछता है कि क्या ये पहले ही नहीं मरा था। तब एनी में ज़ेक से कहती कि उसे अच्छे से पता है कि ये पहले ही मरा था, तो आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है इसके बारे में तो उसे भी पता नहीं है। एंड उसके हाथों में वही बुक होती है जो कि मेयर ने पकड़ी थी। एंड उसी बुक में वैली की एनर्जी स्टोर थी। तब वो वॉइस प्रेसिडेंट एनी से कहता है कि एक्चुअली इस बुक का ऑफिशियल नेम की टू द सैक्रिफाइस रिचुअल है। अब ज़ेक को सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर में यहाँ पर क्या चल रहा है, और यही बात वो हमें भी क्लियर कर देता है कि जो वॉइस मेयर है वो अपने डेथ से पहले किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, और वो वैली का हैंचमैन नहीं है बल्कि वो किसी का पपेट है। एंड वो इसी बंदे का पपेट है जो कि अपने सामने है, यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट का। एंड एनी को इससे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। एंड अब एनी उस वॉइस प्रेसिडेंट से पूछते है कि आखिर उनके पलाडिन्स का क्या हुआ। तब वॉइस प्रेसिडेंट उससे कहता है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया है एंड कुछ तो मछलियों का चारा बन चुके हैं। तो ये सुनने के बाद एनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तब वो वॉइस प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि ये सब तो ठीक है, मगर जो तुम्हारे साइड में जो बंदा है वो आखिर में कौन है? क्या वो कार्बाइड मैन सिगरेट प्रोटेक्शन फोर्स है? एंड जिसका रिप्लाई में ज़ेक उससे कहता है कि उसका कार्बाइड मैन से आसपास में भी संबंध नहीं है। तब वो वॉइस प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तो आखिर में वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तब ज़ेक उससे कहता है कि अब जो बंदा मछली पे भरोसा रखता है तो उस चूतिए को इसके बारे में कैसे पता होगा। मछली सुनने के बाद तो वॉइस प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में ज़ेक से कहता है कि इसकी वजह से वो वैली के हाथों से ही पनिश हो जाएगा। तब ज़ेक हंसते हुए उससे कहता है क्या उसे लगता है कि वो उस जैसा चूतिया है कि वो उस मादर जात से पनिशमेंट खाएगा। तब वो बुक को यूज़ करते हुए गुस्से से उसे कहता है कि अब वो उसे मारने से पहले उसे तड़पाएगा। एंड वो कुछ अनडेड को समन करता है और उन्हें मारने के लिए भेज देता है। एंड तब एनी भी उसे बफ दे देती है एंड ज़ेक को संभल के रहने के लिए कह देती है। एंड इस बफ की वजह से ज़ेक की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो उन अनडेड को मछलियों की तरह काट रहा होता है। एंड ये मंजर देख के उस वॉइस प्रेसिडेंट के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है एंड उसे अपने आप पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि कोई बंदा इतनी ईजिली इन अनडेड को मार सकता है। तब ज़ेक अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है का थोड़ा मैजिक ऐसा लगता है कि ब्लैक के। तब ज़ेक उस वॉइस प्रेसिडेंट से कहता है कि क्या बस इतने में उसका हो गया, क्या वो उस और मॉन्स्टर को नहीं बुलाएगा? तब उस वॉइस प्रेसिडेंट को वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो ज़ेक से कहता है कि क्या वो ऐसे अरेगेंट रहेगा, मगर ये सब उसके लिए यूजलेस है क्योंकि जो रिचुअल के लिए प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तब ज़ेक उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा टफ होगा। तब वॉइस प्रेसिडेंट उससे कहता है कि क्या? तब ज़ेक उससे कहता है कि उसने पहले वैली के स्टैचूज को पूरे पॉल्टी सिटी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब वो प्रेसिडेंट उससे कहता है तो क्या हुआ, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया मगर इससे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तब ज़ेक उससे कहता है तो ऐसा है तो क्या हो कि जो कार्बाइड मैन है उसके क्लर्क इन स्टैचूज पे कुछ स्पेशल एक्शंस ले ले तो क्या रिचुअल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिक्रीज नहीं होगी? एंड ये सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड एनी भी उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है? ज़ेक उससे कहता है कि हाँ, उसने पहले इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड अब वो इसे डिस्ट्रॉय करेगा। एंड ये सुनने के बाद उस चूतिए का मत्था गर्म हो जाता है एंड वो ज़ेक की ओर जो और अनडेड को भेज देता है जिसे ज़ेक सब्जियों की तरह काट रहा होता है। एंड ये सब देखने के बाद प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है एंड साथ ही साथ गुस्सा भी। एंड एनी कुछ इम्प्रेस भी लग रही होती है। तब वो एनी को पकड़ के उसे उठा के खिड़की से भाग रहा होता है। अबे ज़ेक नीचे रख उसे। एंड वो प्रेसिडेंट भी उससे कहता है कि क्या अब तुम भागोगे? चलो अब अपना प्लान शुरू करते हैं। एंड तब सिटी में ज़ेक के भी पोस्टर उड़ रहे होते हैं जैसे कि एनी के थे। एंड लोगों को भी इस पे भरोसा नहीं था कि एनी कुछ ऐसा कर सकती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल भी है। अगर आखिर में ये इंसान कौन है? क्या ये विच का हेंचमैन है? एंड अब वो दोनों किसी सेफ प्लेस पे आ चुके हैं। ज़ेक खाते खाते उसके पोस्टर को देख रहा होता है एंड कहता है कि वो कितना ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है, नो मैटर कि उन्होंने उसे कैसा ड्रॉ किया है, मगर ये कुछ स्ट्रेंज है। ऐसा एनी उसे कहती है एंड कहती है कि वॉइस मैंने तुम्हें देख लिया था। एंड ज़ेक उससे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेजी है, अब उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तब एनी उससे पूछती कि क्या उसे ये खाना कहाँ पे मिला? तब ज़ेक उससे कहता है कि मैंने वहाँ से बोरो किया। तो एनी कहती कि क्या तुमने उसे चुरा लिया?
तब ज़ेक उससे कहता है नहीं मैंने इसे बाय किया था। एंड वो एनी से कहता है कि वो अपसेट ना हो, उसने इसे चुराया नहीं है। मगर एनी कुछ भी नहीं बोल रही थी। ज़ेक उससे कहता है कि उसने जहाँ से जो जो चीज़ें ली थी तो उसने वहीं पर उसे लिख के रखा था। एनी उससे कहती है कि क्या इसके लिए जो ओनर है उसका एग्रीमेंट नहीं लगता है। तब ज़ेक उससे कहता है कि ये कितना अनरियलिस्टिक है कि सोसाइटी के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। मगर एनी मुंह फुलाते उससे कहती है मगर इतने में ज़ेक उसकी बात काटते हुए कहता है कि क्या हो कि वो ये सब खत्म होने के बाद उन्हें उससे ज़्यादा पैसा दे। तो अब इतना सारा चल रहा है मगर हांस कहाँ है। तो इसी के बारे में एनी उससे पूछती है कि हांस आखिर कहाँ पे गया है। तब ज़ेक उसे कहता है कि उसने उसे एरांड में भेज दिया है। एनी उससे कहती कि ये अच्छा है, वो बेकार में उसकी चिंता कर रही होती है। तब एनी उससे कहती कि आखिर में अब वो कहाँ पे जाने वाले हैं। तो अब उन्हें ये जो विलेज है इसमें जो हिडन वैली के स्टैचू है उन्हें ढूंढना होगा। तो कोई रास्ता है कि हम उसे ढूंढ सके। मगर ज़ेक के पास कुछ आइडिया है कि वो उसे ढूंढ सकता है। अब वो किसी और जगह आ जाते जहाँ पर 3 लड़के बैठे हुए थे। एंड ज़ेक उन्हें कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। एंड उन्हें देख के उन तीनों की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उनके पोस्टर इतने ज़्यादा खतरनाक थे और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और ज़ेक एक जंप लगाते उन तीनों के सामने आ जाता है। ज़ेक उनके सामने आके कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो उसे मार देगा। और ज़ेक को ऐसा करते देख उनकी तो फट के हाथ में आ जाती है एंड उन्हें एनी के सामने लेके आ जाता है। एंड ये वही लोग थे जिनके साथ मिलकर ज़ेक ने उस मर्चेंट को पीटा था। एंड एक बंदा वहाँ से भाग रहा होता है। तो ज़ेक चिल्ला के उससे कहता है कि क्या उसके पास थोड़ी भी लॉयल्टी नहीं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहे। वो बंदा भी हार मान जाता है। तब वो बंदा उनसे कहता है कि ऐसा क्या रीज़न हो गया कि तुम जैसे क्रिमिनल्स को पब्लिक में आना पड़ा और हमारे बारे में चिंता मत करना। तब ज़ेक उनसे कहता है कि क्या वो उनकी मदद कर सकता है कि क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा है। तब वो बंदा उससे कहता है कि हेल्प, ये ख्याल उसके माइंड में भी ना आए। तब ज़ेक उससे कहता है कि वो फ्री में इससे नहीं चाहता है, वो उसके लिए पे करेगा। उसके पास और उसके हाथ में बहुत सारा पैसा होता है और इतना सारा पैसा वो उन्हें देने के लिए तैयार है अगर वो उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड वो भी चमकते हुए आंखों से उसे सवाल देने के लिए के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तब ज़ेक उनसे पूछता है क्या यहाँ पर कोई इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है या फिर सडनली मरा हुआ हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उनकी लाइफ एनर्जी को गवा दिया हो। एंड ये सुनने के बाद वो बंदा पता नहीं क्यों मगर वो शॉक हो जाता है एंड वो वहाँ से भागने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। तब ज़ेक गुस्से में उससे कहता है कि वो उसके लिए मनी भी देने के लिए तैयार है तो आखिर वो यहाँ से क्यों भाग रहा है। एंड ज़ेक उसकी गर्दन पकड़ के उससे इसके जवाब में कहने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है। मगर इन दोनों को देख के एनी अपने घुटनों के बैठ के उनसे प्लीज ऐसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। एंड ऐसा देख के वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। एंड तब एनी उससे कहती है कि उसे पता है कि इस पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा कठिन है मगर ये जो सिटी है ये पूरी तरह अब डेंजर में आ चुकी है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सिटी जल्दी लाशों का ढेर बन जाएगी। एंड पहले से ही इस सिटी के रास्तों पर रात में अनडेड्स घूमते हैं। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल हो जाएगा। एंड तब वो बंदा चीखते हुए कि गुस्से में उनसे चिल्ला के कहता है कि अगर सीरियसली बात करी जाए तो ये सब कुछ उनकी वजह से हो गया है एंड उसका ब्रदर इस स्टेट में है तो बस उन्हीं की वजह से है। एक हंसते उससे कहता है तो ऐसा लगता है कि वो जिस पर्सन को ढूंढ रहा है वो उसका ब्रदर ही है। एंड वो बंदा भी चुप हो जाता है। तो अब ज़ेक चाहता है कि वो उसे अपने घर में लेके जाए मगर वो बंदा उसे ले जाने के लिए मना करता है और उसे ले जाने के लिए नहीं मान रहा होता है। एंड अब ज़ेक का भी मत्ता गर्म हो रहा है एंड वो जोर से उसे पकड़ रहा होता है। पकड़ के उससे कहता है कि चलो घर चलते हैं। एंड एनी से भी कहता है कि चलो चलते हैं। एंड अब वो सब उसके घर में आ जाते हैं। एंड एनी उसके ब्रदर को रिकवर कर रही होती है। फिर एनी ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया मगर वो अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसने इसे ऐसा किया हो। ज़ेक उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हारे ब्रदर को किसी ने अप्रोच किया है। तब वो बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने उसे देखा था। वो बंदा कहता है कि वो था। ज़ेक उससे पूछता है कि आखिर कौन। तब वो बंदा उससे कहता है कि क्या तुम्हें रिमेम्बर नहीं है, वो वही आरामखोर था, वही मर्चेंट जिसे मारने में तुमने हमारी मदद की थी। अबे ये बंदा तो इविल निकला बे। एंड मैं वहीं पे था। एंड यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। एंड अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है जल्द से जल्द इस वीडियो पे कमेंट कर दो एज वेल एज लाइक भी कर दो। एंड आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर देता है मगर आप कमेंट ही नहीं करते तो जल्द से जल्द वीडियो डालने का मेरा मन भी नहीं करता है। तो अब डाल दो यार। ओके बाय।